अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। मास स्पेक्ट्रोमीट्री आखिर होता क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलते हैं। कहते हैं इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर एग्जैक्ट मासेस और डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट अलॉन्ग विद द रिलेटिव अबंडेंस। कहते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमीट्री वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम एग्जैक्ट मासेस मेजर कर सकते हैं और डिफरेंट आइसोटॉप्स, और दूसरा हम इसकी क्या मेजर कर सकते हैं? रिलेटिव अबंडेंस। एक तो हम इसका एग्जैक्ट मासेस आइसोटॉप्स का मेजर कर सकते हैं, दूसरा हम इसकी रिलेटिव अबंडेंस। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? कहते हैं कि इसका प्रिंसिपल ये है कि दिस सब्सटेंस इज़ फर्स्ट वोलेटाइज। सबसे पहले जिस सब्सटेंस का हमने एग्जैक्ट मासेस और आइसोटॉप्स फाइंड करने हैं और उसका रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करना है, उसको हम वोलेटाइल कर लेते हैं। सेकेंड हम क्या करते हैं? देन आयनाइज विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन उस वोलेटाइल चीज़ को हम आयनाइज करते हैं किसकी मदद से? हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से। दीज गैसियस पॉजिटिव आयन आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ m/e वैल्यू। इन पॉजिटिव आयन को m/e वैल्यू की बेस पे हम सेपरेट कर देते हैं एंड द रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक। फिर हम इसको डाटा को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीट्री जिसमें हम एग्जैक्ट मासेस और डिफरेंट आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट मेजर करते हैं और उसका रिलेटिव अबंडेंस मेजर करते हैं। इसके हमारे पास प्रिंसिपल क्या है? सब्सटेंस को फर्स्ट हम वोलेटाइल करते हैं, फिर हम उसे हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए उसे आयनाइज कर देते हैं, फिर हम उसको सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ m/e वैल्यू, और फिर उस जो हमारे पास डाटा आता है उसे हम मतलब आयनिक करंट जो डेवलप होता है उसकी मदद से हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस और m/e वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो अब कुछ पहले भी ऑपरेटर्स थे, जिस तरह एक ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ था। ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या कहता है? ये ऑस्टन ने डेवलप किया था 1919 में। ये किसके लिए यूज़ होता था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। यानी इसमें आइसोटॉप्स को आइडेंटिफाई किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। फिर एक डेम्स्टर था। डेम्स्टर ने जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री बनाई थी वो क्या करती थी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट। वो सॉलिड स्टेट में जो एलिमेंट थे उनकी आइडेंटिफिकेशन करती थी। अब हम पढ़ते हैं मास स्पेक्ट्रोमीट्री। ये हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीट्री है। अब हम पढ़ते हैं इसमें मास स्पेक्ट्रोमीट्री में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इसमें होता है वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन क्या होता है? जिस भी चीज़ को हमने ऑब्ज़र्व करना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे नियॉन को ऑब्ज़र्व करना है, तो सबसे पहले हम नियॉन को क्या करेंगे? वेपराइज कर लेंगे, और फिर जब ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे? सब्सटेंसेस फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। उसके बाद वेपर का प्रेशर हम बहुत लो कर लेंगे, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻7 टॉर। 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻7 टॉर जो है उसका प्रेशर रख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम इसको आयनाइजेशन चैम्बर में ले जाएंगे। ये हमारे पास है आयनाइजेशन चैम्बर। आयनाइजेशन चैम्बर जो हमने चीज़ वोलेटाइल की है ना, उसको विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर हम हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके ऊपर डालेंगे, तो सब्सटेंस जो है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे एटम्स होते हैं, जब हम इसको हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकाल देती है, जिसके बिना पर हमारा क्या बनता है? पॉजिटिव आयन बनता है। जब हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डाली जाती है, ऐसे हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डाली जाती है, तो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है? पॉजिटिव आयन। हमारे पास क्या बनता है? पॉजिटिव आयन। अब हमारे पास पॉजिटिव आयन तो बन गया, अब हमने उसे आगे भी मूव करवाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेशर तो बहुत कम रखा हुआ है ना, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻7 टॉर प्रेशर तो बहुत कम रखा हुआ है। तो अब हमने इतने कम प्रेशर पे ये आगे तो नहीं ना मूव करेगा, तो अब हम इसे आगे कैसे मूव करवाएंगे ताकि हमारे पास एक स्मूथ फ्लो हो? हम इसे आगे कैसे मूव करवाएंगे? हम इसे एक्सेलरेट करेंगे। हमारे पास ये जो पॉजिटिव आयन है इन्हें हम एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेट हम कैसे करेंगे? हम 500 से 2000 वोल्ट जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब हम अप्लाई करेंगे तो होगा क्या? पॉजिटिव आयंस अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। ये हमारे पास नेगेटिव ग्रिड है, इसके ऊपर हम 500 से 2000 वोल्ट जो है वो अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन बने होते हैं वो नेगेटिव की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं।
अब ये करने का फ़ायदा क्या है, ताकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो पॉजिटिव आयन जो है उसकी हमारे पास एक स्मूथ फ़्लो हो, ताकि वो स्मूथली यहाँ से जो है वो फ़्लो कर सकें। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ऑफ स्ट्रेंथ एच। हमने पढ़ा है जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो वर्क डन नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड बस एक जो चीज़ स्ट्रेट पाथ में आ रही होती है उसे सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करती। तो हमारे पास हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, हमारे पास यहाँ से ऐसे पॉजिटिव आयंस आ रहे होंगे, यहाँ से ऐसे पॉजिटिव आयंस आ रहे होंगे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड इनको ऐसे डिफ्लेक्ट कर देगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कोई वर्क डन नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ जो स्ट्रेट पाथ होता है उसे डिफ्लेक्ट कर देती है। तो क्योंकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ज़ीरो होता है, तो इसलिए जब हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, हमारे पास जो आयन स्ट्रेट आ रहे थे उन्हें सर्कुलर पाथ में जो है वो बेंड कर देगी। जब ये बेंड कर देगी, आयन जो है वो स्पेसिफिक एम ओवर ई अपनी मास और चार्ज रेशो की बेस पे डिफरेंट जगह पर जो है यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ यहाँ गिरेंगे, कुछ यहाँ गिरेंगे, यानी आयन जो है जहाँ पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ये जो स्ट्रेट पाथ है ये सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाएगा, और आयन जो हैं वो अपनी एम और ई वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे गिर जाएंगे। अब ये बेसिकली हमारे पास क्या, हम नीचे पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका ये देखते हैं ये है क्या। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर को क्या कहते हैं, आयन कलेक्टर। हमारे पास पीछे से जो आ रहे हैं ये क्या है, पॉजिटिव आयंस। यहाँ पे पॉजिटिव आयन जो हैं वो आके गिरते हैं। जब वो गिरते हैं फिर क्या होता है, यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव आयन है, कुछ यहाँ 20 पे गिरे, कुछ 21 पे गिरे, कुछ 22 पे गिरे। जब यहाँ पे गिरते हैं तो फिर क्या होता है, आयनिक करंट डिवेल्प होता है। जब आयनिक करंट डिवेल्प होता है तो वो क्या होता है, हमारे पास आयनिक करंट यहाँ पे डिवेल्प हो जाता है। जितना ज़्यादा आयनिक करंट डिवेल्प होगा उतनी उस आइसोटोप्स की अबंडेंट होगी। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा आयनिक करंट जो है वो 20 पे आके प्रोड्यूस होता है, तो इसका मतलब 20 जो है वो ज़्यादा अबंडेंट है। सेकंड जो है फॉर एग्जांपल 22 पे आके ज़्यादा, उससे कम जो है वो 22 पे आके आयनिक करंट प्रोड्यूस होता है, तो हम कहेंगे नियॉन 20 के बाद नियॉन 22 जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर सबसे एंड पे आ जाता है नियॉन 21। हम इसका ग्राफ भी देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है एम ओवर ई इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e। वो कहता है कि अगर हम h को कांस्टेंट रखें तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी रेडियस के। कहता है कि अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखें और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ करें तो हमारे पास रेडियस भी जो है वो भी इंक्रीज़ करेगा। अब h क्या होती है, h है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास E क्या है, E हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम सेम एक्सपेरिमेंट जो हमने नियॉन के साथ किया है, सेम एक्सपेरिमेंट हम कार्बन 12 के साथ करते हैं। तो जब हम कार्बन 12 के साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि इससे सबसे पहले हम वेपराइज करते हैं, फिर आयनाइज करते हैं, फिर एक्सेलेट करते हैं पॉजिटिव आयंस को, फिर हम इसकी डिफ्लेक्शन करवाते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोमीटर पे जाके इसका इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं और इसकी रिलेटिव अबंडेंस मेजर करते हैं। तो फिर इसका जो रिज़ल्ट मिलता है उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं अपना नियॉन के साथ, यानी इसका जो कार्बन 12 का रिज़ल्ट निकलता है उस रिज़ल्ट को हम नियॉन के रिज़ल्ट के साथ कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है अपना एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है। तो इसमें हम जो रिलेटिव अबंडेंस होती है उन्हें उससे हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, जो एम ओवर ई वैल्यू होती है उसे हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। अब मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, अच्छा हमने यहाँ पे पढ़ा है स्पेक्ट्रोमीट्री, अब यहाँ पे टर्म यूज हो रही है स्पेक्ट्रोग्राफ। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है। स्पेक्ट्रोग्राफ ये है कि अगर फोटोग्राफिक प्लेट is used as डिटेक्टर,
यानी अगर फोटोग्राफिक प्लेट एज ए डिटेक्टर यूज़ होगी तो हम उसे कहेंगे स्पेक्ट्रोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अगर आयनिक मेटल प्लेट जो है यूज़ होगी तो हम उसे कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। मेटल प्लेट इज यूज्ड एज डिटेक्टर। कहते हैं कि अगर मास स्पेक्ट्रोमीटर और मास स्पेक्ट्रोग्राफ में कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो मेटल प्लेट एज ए डिटेक्टर यूज़ होती है, लेकिन मास स्पेक्ट्रोग्राफ में फोटोग्राफिक प्लेट यूज़ एज डिटेक्टर होती है। बस इतना फ़र्क है, बाकी सब सेम है। अब मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ में हम क्या करते हैं, हम आयन को जो है वो स्ट्राइक पे करते हैं, आयन जो है वो डिटेक्टर पर स्ट्राइक करते हैं। ये हमारे पास डिटेक्टर है, आयन इस पे आके जो है वो स्ट्राइक करते हैं। फिर क्या होता है, आयनिक करंट इज एम्पलीफाइड। तो ये जो हमारे पास करंट होता है ये इसको एम्पलीफाई किया जाता है एंड देन फेड टू रिकॉर्डर, और इसे रिकॉर्डर के अंदर जो है वो सेव कर दिया जाता है। अब फिर रिकॉर्डर क्या करता है, रिकॉर्डर मेक ए ग्राफ बिटवीन रिलेटिव अबंडेंस एंड एमओरी वैल्यू। यानी कि रिकॉर्डर जो है वो रिलेटिव अबंडेंस और एमओरी की वैल्यू के दरमियान जो है वो ये ग्राफ बना देता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नियोन को स्टडी किया। नियोन के होते हैं 3 आइसोटोप, नियोन 20, नियोन 21, नियोन 22। तो ये हमने एज एक्स एक्सिस पे लिया है, ये हमने एज ए वाई एक्सिस पे लिया। तो जो नियोन 20 है, नियोन 20 का जो रिलेटिव अबंडेंस है वो है 90.92, जो नियोन 21 की है वो है 0.527, जो नियोन 22 की है वो है 8.82%। तो यानी कि हमें यहाँ से पता चला जो नियोन 20 है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये था हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर। मैं एक दफ़ा दोबारा जो मैंने पढ़ाया मैं उसकी समरी रिवाइज कर देता हूँ। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट का एग्जैक्ट मासेज भी मेजर कर देते हैं और रिलेटिव अबंडेंस मेजर कर देते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले हम वोलेटाइल करते हैं, जो जब वोलेटाइल कर देते हैं फिर हम उस पर हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाते हैं। जब हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पड़ते हैं तो वो केटाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन पॉजिटिव आयन को हम जो है वो एम और की बेस पे सेपरेट कर देते हैं और इनका एक ग्राफ बना के हम इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ऑस्टन एक बंदा था 1919 में, उसने अपना मास स्पेक्ट्रोग्राफ दिया। तो ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ करता क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये आइसोटोप्स को उनके एटॉमिक मासेस की बेस पे जो है वो सेपरेट करता था। फिर डेम्पस्टर है, डेम्पसन मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसने जो मास स्पेक्ट्रोमीटर दी वो क्या करती थी, वो करती थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो एलिमेंट थे उन्हें सेपरेट कर देती थी। फिर आया हमारे पास मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर की हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, अब हम इसकी वो समरी देखेंगे। कहते हैं कि सबसे पहले हम इसको वेपराइज करते हैं। जो हमारे पास सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल नियोन को हमने ऑब्जर्व करना है, नियोन को हम वेपराइज कर लेंगे। वेपराइज करके इसका प्रेशर हम लो कर लेंगे 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁻⁷ टावर। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसे आयनाइज करेंगे, यानी कि ये वेपराइज फॉर्म में जब यहाँ आएगी तो हम, ये हमारे पास आयनाइजेशन चैम्बर है, तो यहाँ से ये हमारे पास फिलामेंट है, हीटेड फिलामेंट। तो जब फिलामेंट जो है इसको हीट किया जाता है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे स्ट्राइक करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो हमारे पास ये जो नियोन होती है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती है तो यहाँ पे आयंस जो हैं वो गैदर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे लो है। हम चाहते हैं कि आयंस यहाँ पे गैदर ना हो बल्कि स्मूथली आगे फ्लो करें ताकि हम इसे ऑब्जर्व कर सकें। फिर हम उसके लिए एक्सेलरेशन यूज़ करते हैं, 500 से 2000 वोल्ट हम अप्लाई करते हैं। नेगेटिव प्लेट जो होती है वो इन पॉजिटिव आयन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करती है। जब ये अट्रैक्ट करती है तो पॉजिटिव आयन यहाँ से मूव करते हैं, एक स्मूथली यहाँ पे मूवमेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे आगे हमने लगाया हुआ होता है मैग्नेट। मैग्नेट बेसिकली क्या करता है, मैग्नेट जो है उसकी स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिसकी स्ट्रेंथ होती है H। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कोई वर्क डन नहीं करती, वर्क डन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो जब मैग्नेट लगाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कोई वर्क डन नहीं करती, बस जो पाथ स्ट्रेट आ रहा था उसे डिफ्लेक्ट कर देती है। हमने यहाँ पे मैग्नेट लगाया, मैग्नेट क्या करेगा, ये स्ट्रेट पाथ को डिफ्लेक्ट कर देगा।
जब ये डिफ्लेक्ट करेगा तो आयन जो हैं वो अपनी एमओवरी वैल्यू के बेस पे डिफरेंट पोजीशन पे जो है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो डिफरेंट पोजीशन पे जो है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास वो इलेक्ट्रोमीटर पे फॉल होंगे, जब जैसे ही फॉल होंगे तो हमारे पास आयनिक करंट जो है वो डेवलप होगा। आयनिक करंट डेवलप होगा तो मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोग्राफ पता क्या करता है, वो जब आयनिक करंट यहाँ पे डेवलप हो जाता है उस आयनिक करंट को एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करके उसे रिकॉर्डर की तरफ भेज देता है। फिर वो रिकॉर्डर क्या करता है, रिकॉर्डर एक ग्राफ बना देता है, ग्राफ में एक्स एक्सिस पे और रिलेटिव अबंडेंस होती है, वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस होती है, एक्स एक्सिस पे एमओरी वैल्यू होती है। तो ये एक ग्राफ बन जाता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे न्यून को स्टडी किया, न्यून का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। न्यून 20 जो है वो 90.97 पर 90.92% होता है। न्यून 21 जो होता है वो 0.527 होता है। न्यून 22 जो है वो 8.82% होता है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि बुक में टर्म मास स्पेक्ट्रोमीटर भी यूज़ किया गया, मास स्पेक्ट्रोग्राफ भी यूज़ किया गया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ वो होता है अगर फोटोग्राफिक प्लेट को एज ए डिटेक्टर यूज़ करें। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, इफ़ मेटल प्लेट इज़ यूज एज डिटेक्टर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।